ये बेटा जंक्शंस पढ़ लिए थे, आज हम लोग उसके आगे चलते हैं। चैप्टर में जंतु तक चल रहा है, उपकला तक खत्म हो चुके हैं और संयोजी तक से आज स्टार्ट होगा। ठीक, जो छूटा हुआ है उसको करीब 10 एक दिन बाद तब मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि लगातार नए बच्चे आ रहे हैं ऊपर के बैच में भी, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिन जिनका छूट रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर। तक अंग्रेजी में कनेक्टेड टिश्यू, लिखना कुछ नहीं है दोस्त, लिखने का काम शुरू होगा 2-3 दिन बाद से। अभी ऊपर वाले बैच के बराबर ले आऊँगा ना, उसके बाद लिखना, इसको भी घर जाके लिखना। संयोजी ऊतक, नाम से ही पता लग रहा है क्या करेगा, संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना किसी ना किसी चीज को। तो हम लोग के शरीर में क्या है, विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं, 4 तरीके के ऊतक हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, आपके फिर पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। इनके मध्य सामंजस्य बैठालना, विभिन्न अंग तंत्रों को जोड़ना, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो सारा का सारा काम किसका, संयोजी ऊतक। इसी कारण से ये क्या कहलाता है, संयोजी ऊतक। क्या क्या है इसके कैरेक्टर्स, सर्वाधिक विस्तृत रूप से उपस्थित, सर्वाधिक प्रचुरता से उपस्थित। 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक है सर्वाधिक विस्तृत रूप से और एक है सर्वाधिक प्रचुरता से। किसको बोला था? ऐसा कौन नहीं लोग जम है न, तू बैठ, मैं जा रहा। फोन की ऐसी लत लग गई है ना लोगों को, फोन में घुसे बैठे हैं, नहीं पहले काम कर लें। सर्वाधिक विस्तृत रूप से उपस्थित, ऐसा कहा क्यों गया? आपके शरीर में आपको सर्वाधिक विस्तृत रूप से क्या लगता था? जैसे ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अब आपको ज्ञात हुआ सर्वाधिक विस्तृत। क्या पहले भी ऐसा लगता था ये सर्वाधिक विस्तृत है? भाई पहले तो ऐसा नहीं लगता था त्वचा होगी, भाई शरीर में संपूर्ण भाग में त्वचा है तो त्वचा सबसे ज़्यादा फैली होनी चाहिए, लेकिन ये त्वचा के नीचे है लगातार, जितनी त्वचा उतना ही है। फिर ये आपकी जितनी तंत्रिका तंतु है उनके चारों तरफ, जितने पेशी तंतु हैं उनके चारों तरफ, अंगों के अंदर सबम्यूकोसा के रूप में, तो दुनिया जहान में अंदर शरीर के अंदर फैला हुआ ये आपका ऊतक है। सर्वाधिक प्रचुरता से कहीं पे भी किसी भी पार्ट को कट करो ये मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी ऊतक के चारों तरफ ये मिलने वाला है, इसीलिए ये सर्वाधिक प्रचुरता से उपस्थित है। विभिन्न अंगों व ऊतकों के मध्य, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे? आवाज सी नहीं, आवाज ही आ रही है, आवाज है एक्चुअली में ये। यह विभिन्न अंगों में ऊतकों के मध्य संयोजन का कार्य करता है, अतः यह
संयोजी ऊतक कहलाता है। संयोजक क्या कड़ी के रूप में काम करता है। हम लोग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय विकास जब होगा तो हम लोग की कितनी जर्म लेयर बनेंगी, कितने जनन स्तर बनेंगे? नाम नाम नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा अलग है। कितनी जर्म लेयर, जनन स्तर? एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टो बोले तो बाहर, एंडो मतलब अंदर, और बीच के लिए मीजो। तो तीन ही जर्म स्तर बनते हैं, अंतः त्वचा, बाह्य त्वचा तथा मध्य चर्म, तीन होते हैं हिंदी में। अब ये जितना भी संयोजी ऊतक है यह पूरा का पूरा मीजोडर्म से व्युत्पन्न है। किससे व्युत्पन्न है? मीजोडर्म। अजय बेटा इधर ध्यान दो बोर्ड पे। ये अगर मॉड्यूल से पढ़ाना होता तो इसमें मैं मॉड्यूल खोल लेता, अंडरलाइन करा रहा होता। पढ़ाने का लुत्फ ये है जो टीचर से पढ़ने आते हो आप लोग। ठीक, ये है मीजोडर्म से व्युत्पन्न होता है पूरा का पूरा मीजोडर्मल ऑरिजिन। इससे फायदा क्या होता है? यहाँ पे ऑरिजिन लिखने से अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे किस किस को? हड्डी पढ़ेंगे, बोन, उपास्थि पढ़ेंगे, रक्त पढ़ेंगे, और भी आपके संयोजी ऊतक हैं, ढीले संयोजी ऊतक हैं, सघन संयोजी ऊतक हैं। तो कुल मिला के सबकी ऑरिजिन क्लियर होगी। सारे के सारे क्या है? मीजोडर्मल। रक्त में आपसे कोई कणिका पूछे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबकी सब कौन? मीजोडर्मल। तो एक साथ ऑरिजिन क्लियर। अब देखते हैं इसमें होगा क्या क्या। संयोजी ऊतक में निम्न तीन पदार्थ होते हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स, आधात्री, हिंदी में क्या बोली जाती है? आधात्री। सेकंड कोशिकाएं, सेल्स। थर्ड तंतु, फाइबर्स। क्या है? तंतु। अब एक ऊतक को देखते हैं। संयोजी ऊतक की अगर एक टिपिकल डायग्राम देखा जाए तो संयोजी ऊतक में आपको क्या क्या प्राप्त होगा। अब जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है ये पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अर्थात किसी प्रारूपी संयोजी ऊतक को अगर आप स्लाइड में रखेंगे और उसके पश्चात माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको जो संरचना दिखाई देगी उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हम लोग उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक तो इसमें सर्वाधिक बड़ी कोशिकाएं मिलेंगी, शाखित हैं और उनमें प्रवर्ध जैसे निकले हुए हैं। इन कोशिकाओं से रेशे निकल रहे हैं या तंतु निकल रहे हैं। इनसे क्या निकल रहे हैं? तंतु। एक कोशिका ये है, इसका वृत्ताकार केंद्रक जैसा दिख रहा है और इसमें नीले नीले रंग की कणिकाएं दिख रही हैं। एक कोशिका ये है, अनियमित आकृति की दिख रही है यहाँ पे। बड़ा अंडाकार न्यूक्लियस, सेल में पहिए जैसा न्यूक्लियस, और तंतु पड़े हुए हैं। पीत तंतु हैं, एकाकी हैं, अलग अलग
छिटके पिटके फॉर्म में पड़े हुए हैं। एक कोशिका ये है, ये संपूर्ण संरचना जिसमें पड़ी हुई है उसमें एक द्रव्य भरा हुआ है, ये है द्रव्य। ये डायग्राम जो बनाया गया है ये आपकी एनसीईआरटी में संयोजी ऊतक का एक चित्र दिया है, ये उसी का डायग्राम है। एक्चुअली में सेल वहीं पे असेंबल की गई है जिससे कल को जब नीट में लेबलिंग का क्वेश्चन आए तो कहीं से भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सी सेल कौन सी है। ये चीज़ क्लियर। अब इसमें ये सेल है कौन कौन सी और ये बाकी पदार्थ क्या है, तो जो आपको ये व्हाइट कलर की बिंदुएं दिख रही हैं ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोला गया था? अधात्री। ये है तरल भाग होता है जिसमें सेल्स व तंतु पड़े रहते हैं। कोशिकाएं एवं तंतु किसमें पड़े रहेंगे? इस भाग में पड़े रहेंगे। यह भाग रूपांतरित पॉलीसैकेराइड का बना होता है तथा यह संयोजी ऊतक की सेल द्वारा ही स्रावित किया जाता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस कौन है? मैट्रिक्स। जो कहां से आ रहा है? उन्हीं सेल से आ रहा है जो सेल इसमें सस्पेंडेड है, जो सेल इनमें पड़ी हुई है। किसका बना हुआ है? रूपांतरित पॉलीसैकेराइड। ठंडा लग रहा है? जाओ इसी बंद कराओ। ठीक, बोला उनसे। अब ये तो हो गया मैट्रिक्स। दूसरा भाग थी कोशिकाएं। ऐसे देख रहे बंद कब होगा? दूसरा भाग है कोशिकाएं। अब देखिए पहली कोशिका कौन सी? ये वाली, नंबर 1। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फाइब्रोब्लास्ट, तंतु कोरक सेल। क्या बोली गई? तंतु कोरक सेल। जब भी कभी किसी कोशिका के आगे लिखा मिल जाए ब्लास्ट, तो इसका तात्पर्य होता है कि इनके अंदर विभाजन की क्षमता उपस्थित है, अर्थात ये कोशिका विभाजित कर सकती है। इनमें विभाजन की क्षमता उपस्थित है। अब ये कोशिका करेगी क्या और कैसी है? सर्वाधिक बड़ी, दिख ही रहा होगा, सर्वाधिक प्रचुरता से मिलने वाली, लंबी भी लिखे, सर्वाधिक प्रचुरता से मिलेगी और सर्वाधिक बड़ी है। करती क्या है? यह है संरचनात्मक प्रोटीन के बने तंतुओं का
स्राव करती है। किसका स्राव कर रही है? संरचनात्मक प्रोटीन के बने, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का तात्पर्य यह है कि ये कोशिका की संरचना बनाने के लिए बनेंगे। ये ऐसा नहीं कि भोजन के लिए बनेंगे, किसी खाद्य पदार्थ के रूप में बनेंगे। ये अलग चीज़ है। दूसरे जानवर को हम लोग खा लें तो हम लोग के लिए खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन उसके लिए जिसके में बने हैं उसके लिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये किसने साबित किए? फाइब्रोब्लास्ट ने। इसका कार्य के लिए नाम से पता लग रहा है, तंतु कोरक तंतु बनाएगी। दूसरा कार्य सर्वाधिक मात्रा में मैट्रिक्स का स्राव करती हैं। सर्वाधिक मात्रा में मैट्रिक्स का स्राव का मतलब है कि कुछ और भी करती है। ये नहीं लिखा गया पूरा का पूरा मैट्रिक्स यही स्रावित करती है। दैट इज कोई ना कोई और कोशिका है जो भी मैट्रिक्स का स्राव करेगी। तो फाइब्रोब्लास्ट से रिलेटेड केवल और केवल इतनी ही चीजें आपसे पूछे जाने की संभावना होती है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा फाइब्रोब्लास्ट से रिलेटेड। अब दूसरी कोशिका देखते हैं। इसका नाम है महाभक्षाणु। बृहद भक्षाणु भी बोलते हैं। अंग्रेजी में है मैक्रोफेज। मैक्रो मतलब बृहद बड़ा, फेज मतलब फैगोसाइटिक भक्षाणु प्रवृत्ति की। तो महाभक्षाणु का ही अंग्रेजी नाम क्या है? मैक्रोफेज। हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं इनको, हिस्टियोसाइट। आकार में सेकेंड नंबर पर, सेकेंड लार्जेस्ट सेल है ये। इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? ये रक्त से ओरिजिनेट है, रक्त की कोशिकाओं से बनी है। रक्त की कोशिकाओं से बनी है। जैसे सपोज करिए ये जा रही है इसमें से रक्तवाहिनी। ये कौन जा रही है? रक्तवाहिनी। रक्त में WBC की एक कोशिका होती है, उसका नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। वो भी भक्षाणु प्रवृत्ति की है। अब रक्त में से जब निकल के वो ऊतक द्रव्य में आ जाएगी तो मोनोसाइट का ही नाम हो जाता है मैक्रोफेज। मोनोसाइट को ही क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज। ये क्लियर? जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, वैसे ही ये है। मोनोसाइट बाहर निकलते ही क्या बोली जाएगी? मैक्रोफेज। याद रखना, मैक्रोफेज नाम की कोशिका कभी भी रक्त में नहीं मिलेगी और मोनोसाइट कभी भी ऊतकीय द्रव्य में नहीं मिलेगी, उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इसके ओरिजिन कहाँ से है? यह है रक्त में उपस्थित मोनोसाइट के ऊतक द्रव्य में आ जाने पर बनती है। ऊतक द्रव्य में कैसे आती है अभी मैं समझाऊंगा। भक्षाणु प्रवृत्ति की है। भक्षाणु मतलब किसी को खा लेना। खाएगी किसको? शरीर में कोई रोगाणु आ गया होगा उसको खा लेगी। या जो ये कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये ऐसा तो नहीं है अमर कोशिकाएं हैं, इनकी भी तो डेथ हो जाती होगी। तंतु कोरक की डेथ हो गई या बाकी जो मैंने कोशिकाएं बना रखी हैं उनकी डेथ हो गई, तो उनका जो अवशेष है उसको खा के अलग करना। ऐसा तो नहीं है शरीर के अंदर जो मृत कोशिकाएं हैं उनके कूड़े करकट पड़ा रहेगा, तो उन कोशिकाओं को भी ये हटा देगी खा के। तो ये क्या करेगी? यह रोगाणु तथा मृत सेल्स के अवशेषों को भक्षण द्वारा खाकर हटा देती है। हम लोग की सोसाइटी में जो मृत जीव हैं उनको जो खा के प्रकृति से हटा देते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐसे जीव जो दूसरे जंतुओं की सड़ी गली लाशों को खा के प्रकृति को साफ रखते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर्स। तो हिंदी बैच है भाई, ऐसा मत करो। स्कैवेंजर अंग्रेजी में आंसर बिल्कुल सही है। स्कैवेंजर बोले तो
हिंदी नहीं आती, लज्जाजनक स्थिति है भारत में हो। अपमार्जक क्या बोलते हैं? अपमार्जक। अपमार्जक जैसे गिद्ध है या सियार है, ये सब जंतु क्या है? अपमार्जक हैं, सड़ी गली चीजों को खा के अलग कर देते हैं। तो ये भी कोशिका अपमार्जक कोशिका बोली जाती है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के जो अवशेष है उनको वहां से खा के अलग कर रही है। तो कभी अपमार्जक पूछा जाए तो कोशिका आपकी यही है, मोनोसाइट से बनी हुई मैक्रोफेज। ये दो कोशिकाएं क्लियर। तीसरी ये कोशिका, कोशिका का नाम मास्ट सेल। मास्ट बोलते हैं, मस्त दिखती है, लेकिन जो दिखता है वो बोला नहीं जाता है, मास्ट। ठीक है, अब मास्ट कोशिका में क्या क्या है? इन सेल्स में बेसोफिलिक कणिकाएं होती हैं। क्या बेसोफिलिक शब्द का तात्पर्य समझते हैं? बेसोफिलिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। नहीं बेटा, बेसोफिलिक सेल का मतलब व्हाइट ब्लड सेल नहीं है। बेसोफिलिक प्रकार की व्हाइट सेल है, उसका नाम बेसोफिल है। ये बेसोफिलिक कणिकाएं हैं। तो बेस मतलब बेसिक, बेस क्षारीय। जब हम लोग कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो उसके ऊपर डाई डालते हैं, अभिरंजन करते हैं। तो अभिरंजन दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। तो जो क्षार से कलर ले लेगी वो बेसोफिलिक हो गई। जो क्षार से कलर लेगी वो क्या हो गई? बेसोफिलिक। बेस क्षार, फिलिक। फिलिक शब्द की उत्पत्ति है आपकी लैटिन फिलिन। फिलिक शब्द की उत्पत्ति कहां से? फिलिन। फिलिन मतलब लविंग। ये किसको प्यार करती है? बेस को, इसीलिए बेस से कलर लेगी। तो इस कारण से इनको बोला जाता है बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? बेसोफिलिक ग्रेन्यूल जब भी मिलेगा ब्लू कलर का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक डाई यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू। कौन सी डाई है यहाँ पे? मिथाइलिन ब्लू, इसीलिए हमें हमेशा ब्लू कलर के दिखेंगे। लेकिन इस चीज को पढ़ाऊंगा जब रक्त पढ़ाऊंगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। अब आगे बढ़ते हैं, इन कणिकाओं में है क्या? इन सेल्स में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1, हिस्टामिन। हिस्टामिन के ब्रैकेट में याद रखेंगे आप HD। HD हाई डेफिनेशन याद रखना है, टीवी आते हैं HD या कैमरे होते हैं। HD से यहाँ तात्पर्य क्या है? H से तो मतलब है हिस्टामिन का, और D से मतलब है वैसो डायलीटर। वैसो डायलीटर से मतलब क्या है? वाहिनी के व्यास को बढ़ाने वाला रसायन। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए यूज करते हैं वैसो। वैसो मतलब वेसल। डायलेटर, डायलेट करना। डायलेट करना मतलब उसको फैला देना। तो ये विस्फारन प्रवृत्ति है, विस्फारक का कार्य करेगा। उनको क्या करेगा? डायमीटर को बढ़ा देता है। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट से, SC। S यहाँ पे सेरोटोनिन, C यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, अर्थात व्यास को घटाने वाले। कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब संकीर्ण करना। संकीर्ण करना मतलब व्यास को पिचका देना, कम कर देना। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। सी हेपेरिन, यह है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्रतिस्कंदनकारी रसायन है।
ये प्रतिस्कंदनकारी रसायन का मतलब क्या हुआ? एंटी कोएगुलेंट। अर्थात हम लोग का रक्त जब शरीर में संचरित हो रहा है तब वह द्रव अवस्था में है, और द्रव अवस्था में बना के कौन रखता है? हेपेरिन। अगर हेपेरिन ना बने तो रक्त का क्लॉटिंग हो जाएगी विद इन द बॉडी, शरीर के अंदर ही, और उसके बाद वो प्रवाहित नहीं होगा और हम लोग की डेथ हो जाएगी। तो हेपेरिन रक्त का थक्का जमने से रोकेगा जब शरीर के अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है। अर्थात सर इसे जोंक से प्राप्त करते हैं ना? बेटा ये प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी में पाया जाता है, तो जोंक से क्यों प्राप्त करोगे? जोंक से मिलेगा हिरोडिन। जोंक से कौन सा मिलेगा? हिरोडिन। अर्थात यह शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। सामान्य अवस्था में चोट लग जाएगी तब अलग मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, तब जाके थक्का बनेगा। जैसे कोई थोबड़े पे घूसा मार दे तो नीला पड़ जाता है, तो अंदर रक्त जम जाता है, तो वो मैकेनिज्म अलग है। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो बिना किसी चोट चपेट के कभी भी रक्त नहीं जमेगा, चोट चपेट के वजह से कारण दूसरे हो जाएंगे तब ये जमेगा। तो इन मांस कोशिकाओं में ये पदार्थ मिले, इन पदार्थों में जो ये दो पदार्थ हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, यह शरीर में इन्फ्लामेशन करते हैं। यह पदार्थ इन्फ्लामेटरी प्रतिक्रिया कराते हैं। इन्फ्लामेटरी मतलब शोथ या प्रदाह। आपके कभी फोड़ा फुंसी निकला है? तो फोड़ा फुंसी निकालने के पीछे कारक यही होते हैं। जो फोड़ा फुंसी निकला तो उसके पीछे यही दो एजेंट हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये 12th के हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तब उनकी क्रियाविधि बताऊंगा। अभी केवल इनका ये बता रहा हूँ कि ये है कहाँ पे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इसके अतिरिक्त मांस कोशिका मांस सेल्स कुछ मात्रा में मैट्रिक्स का स्राव भी करती हैं। कुछ मात्रा में किसका स्राव करेंगे बच्चों? मैट्रिक्स का स्राव करेंगे। तो मांस कोशिका के बारे में सारा ज्ञान क्लियर। अब तीसरी देखिए जो यहाँ पे बनी है, ये है बी लिम्फोसाइट। कौन है बच्चों ये? बी लिम्फोसाइट। एक्चुअली में होता क्या है, ये है रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी में होती हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की नॉर्मल पोजीशन क्या है? रक्त वाहिनी। अब रक्त वाहिनी से ये संचरित हो रही हैं। जैसे ऐसा मानिए, जो बी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले से भी ज्ञान होगा, ये शरीर को सुरक्षा देंगी। तो शरीर को सुरक्षा देंगी तो इसको ऐसे समझिए, जो हम लोग के देश में सुरक्षा देते हैं वो सेना के जवान हैं या पुलिस के या किसी ना किसी फोर्स के हैं। अब वो फोर्स सड़क के रास्ते चल रही है या ट्रेन के रास्ते चल रही है, तो केवल सड़क के रास्ते या ट्रेन के रास्ते में ही तो नहीं अटैक होने वाला है। जो दुश्मन है वो तो कहीं दूर हो सकता है। अब दूर हो सकता है तो उनको सड़क से भी नीचे उतर के जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, खेत खलिहान जहाँ पे भी दुश्मन है, या ट्रेन से भी उतर के जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको बाहर निकलना पड़ेगा। तो रक्त में उपस्थित कोई रोगाणु है तो ये नष्ट कर देगी। अब रक्त के बाहर भी तो रोगाणु हो सकता है, तो उसको नष्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ से संकुचित होकर निकलती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं वाहिकाओं में। अब ये यहाँ से पिचक के निकलना स्टार्ट हुई, ये पिचक के निकल गई और एक समय यह आया,
ये पूरी की पूरी कोशिका निकल के ऊतकीय द्रव्य में आ गई। इसमें आ गई ऊतकीय द्रव्य में। तो ये जो कोशिका बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डायापेडेसिस। डायापेडेसिस श्वेत रक्त कणिकाओं का केशिकाओं से बाहर आना। केशिका मतलब कैपिलरी। केशिका मतलब क्या है? कैपिलरी। ये उसमें कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, सब इधर ही मिलेगा। नहीं, उसमें समय बर्बाद होगा, तुम ढूंढोगे, तुम्हारा इधर से ध्यान हटेगा और इधर ये ध्यान इंपॉर्टेंट है यहाँ। नॉर्मली अभी मैं सख्ती नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं कॉपी किताबें खुलने ही नहीं देता हूँ। ठीक। डायपेडेसिस क्या है? श्वेत रक्त सेल्स का केशिका, केशिका मतलब कैपिलरी से बाहर आना। इस प्रक्रिया को क्या बोला गया बच्चों? डायपेडेसिस। अब ये बाहर आ गई। बाहर आ गई तो सपोज करिए यहाँ पे कोई रोगाणु है। ये क्या है? कोई रोगाणु। अब इसको रोगाणु से लड़ना है, तो रोगाणुओं से लड़ने के लिए इसको इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन देने वाली कोशिका है दूसरी। वो कौन है? आपके जैसे सोसाइटी में हम लोग के बहुत प्रकार के गुप्तचर होते हैं, आपने सुने हैं? LIU नाम से कुछ सुना है? LIU, ILU नहीं, LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या होती है? इसके जो गुप्तचर होते हैं वो हम लोग के सोसाइटी में चारों तरफ घूम रहे होते हैं। कोई कबाड़ी बन के घूम रहा होगा, कोई फल की फेरी लगा रहा होगा, कोई सब्जी की दुकान लगा रहा होगा, कोई चाट का ठेला लगा रहा होगा। वो सब LIU के मेंबर्स हैं। वो करते क्या हैं? आपस में जो लोग वार्तालाप करते हैं उसको सुनते हैं, और उसमें कोई ऐसा अगर कोई केस मिले कि देश के लिए विध्वंसक कोई एक्टिविटी हो या कहीं पे भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो वो क्या करेंगे? सूचना दे देंगे दूसरे को और वो उनको ट्रैप कर लेगा। ऐसे लोग पकड़े जाते हैं कि नहीं? कि अंदर से सूचना प्राप्त हुई कि फलानी जगह 4 लोग इकट्ठे थे, उनको पकड़ लिया गया, वो क्या कर रहे थे? बैंक लूटने की योजना बना रहे थे, ऐसी चीजें। तो ऐसे ही शरीर में कोशिकाएं घूमती रहती हैं। उनका नाम है टी हेल्पर। क्या नाम है उनका? टी हेल्पर। टी लिम्फोसाइट की प्रजाति है टी हेल्पर। वो शरीर में ऐसे ही घूमती रहती है। अब वो घूमते घूमते गई, उसको दिखा कहीं पे कुछ रोगाणु है, तो क्या करे? अटैक करके उनको मार दे? नहीं। जैसे मैंने बताया, ऐसे लोग कैसे हैं? सब्जी का ठेला लगाए हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, तो चुपके से क्या करेंगे? फोन निकालेंगे और सपोज करो कहीं पे आसपास में शूटर है और कोई आतंकवादी, बोलेंगे वो फलाने को शूट कर दो। ठीक। और साथ ही साथ क्या करेंगे? और फोर्स को भी बुलाएंगे, तो उसके लिए वो अपनी फोन कर देंगे कि और फोर्स भेजो। तो टी हेल्पर क्या करती है? एक आदेश दे देती है TC को। TC है टी साइटोटॉक्सिक किलर सेल। क्या बोलते हैं उसको? टी साइटोटॉक्सिक किलर। वो सीधे अटैक करके मार देती है, लेकिन उसको भी सहायता के लिए और चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? TH ने इनको भी एक्टिवेट कर दिया, बी लिम्फोसाइट को, और इनसे बोला कि रासायनिक हमला करो। रासायनिक हमला करो। बाहर से हमारे शरीर में जो भी आएगा वो एंटीजन है। बाहर से जो भी आएगा वो एंटीजन, उसके विरुद्ध ये बना देंगे एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा, वो पदार्थ खत्म हो जाएगा, तो रोगाणुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से सुरक्षा देने के लिए आई है। तो जब रोगाणु इसको मिले तो ये एक्टिव हो गई। अभी ये कैसी थी? निष्क्रिय। अब ये एक्टिव हो गई। अब एक कोशिका कितना एंटीबॉडी बना लेगी? ज्यादा तो बनना संभव नहीं है। तो ज्यादा बनना संभव नहीं है, तो ये क्या करती है? ये विभाजित कर होती है, और ये अत्यधिक संख्या में ये कोशिका बनाएगी। आपको उसमें दिख रहा होगा वहां पे कोशिका, कोशिका के अंदर पहिए जैसा केंद्रक। तो इसने विभाजित होकर ये वाली कोशिका बनाई है। ये कोशिका जो दिख रही है ना, वो विभाजित होकर बनी है। इस कोशिका का नाम होता है प्लाज्मा सेल या कार्डवील सेल। कार्डवील सेल क्योंकि इसका केंद्रक कैसा है? पहिए समान है। कार्डवील, कार्ड मतलब गाड़ी और व्हील मतलब पहिया, पहिए के समान इसका केंद्रक दिख रहा है। अच्छा, ये बनी किससे है? बी लिम्फोसाइट से। तो ये बी लिम्फोसाइट की क्लोन कहलाती है, क्लोन्स ऑफ
बी लिम्फोसाइट्स, अब क्लोन्स हैं तो वही कार्य करेंगे जो ये कर रही थी, तो इनके कार्य सदैव सेम रहेंगे। अभी कोशिकाएं क्या करेंगी, एंटीबॉडी का निर्माण एवं स्राव, ये दोनों ही कोशिकाओं का कार्य क्या हो गया, एंटीबॉडी का निर्माण एवं स्राव। ये हो गई बी लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार से मैंने इम्यूनिटी का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया और यहाँ पे उपस्थित कोशिकाएं बता दी। आपकी एनसीईआरटी में जो लेबलिंग है वो इसकी है और इसकी है, बाकी कोशिकाओं की लेबलिंग है नहीं। बाकी मैट्रिक्स वगैरह दे रखा है, अधात्री की लेबलिंग दे रखी है। अब देखिए और पदार्थ इसमें क्या दिख रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये हैं कोलेजन तंतु। कौन सा तंतु है, कोलेजन तंतु। और जो ये येलो कलर के दिख रहे हैं ये हैं इलास्टिन तंतु। अब इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। मैट्रिक्स हो गया, कोशिकाएं हो गई, एक डायग्राम में आपको क्लियर हो गया ये सब। तो ये जितनी भी सूचनाएं थी इन सेल्स के बारे में, इससे ज़्यादा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके लिए, जो है मैक्सिमम यही है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे किसको, तंतुओं को, क्योंकि तीसरा कंपोनेंट क्या है इसका, तंतु। तंतु ये है रक्त के अतिरिक्त सभी संयोजी ऊतक में तंतुकोरक सेल्स संरचनात्मक प्रोटीन से बने तंतुओं का स्राव करती हैं। यह तंतु निम्न प्रकार के होते हैं। पहला तंतु हैं लहरदार। पहली प्रॉपर्टी क्या है तंतुओं की, हुए हैं लहरदार और सदैव पाए जाएंगे बंडल में, सदैव बंडल में पाए जाएंगे, समूह में पाए जाएंगे। ये लहरदार अशाखित व बंडल के रूप में उपस्थित। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कोलेजन नामक श्वेत प्रोटीन के बने होते हैं, अतः श्वेत तंतु भी कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है बच्चों, श्वेत तंतु। तो ये हो गए कोलेजन तंतु या श्वेत तंतु। इनके बंडलों में प्रत्यास्थता नहीं होती। प्रत्यास्थता मतलब
इलास्टिसिटी, खिंचते नहीं है। लेकिन एकाकी तंतु की बात करी जाए तो थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होगी। जैसे नॉर्मली ये पेन है, अगर इसको थोड़ा सा मैं करूँ तो थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है, लेकिन अगर ऐसा बंडल पकड़ लूँ तो इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी। तो बंडलों में इलास्टिसिटी नहीं है, एकाकी तंतु में इलास्टिसिटी थोड़ी मात्रा में मिलेगी। फिर इसका जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, उबालने पर यह तंतु जिलेटिन में परिवर्तित हो जाते हैं। उबालने पर ये जिलेटिन में परिवर्तित हो जाते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप में से मांसाहारी कौन कौन है? 2 लोग। बाकी शाकाहारी हो? शाकाहारी तो होते ही नहीं है, वो तो मैंने कल ही मना कर दिया था। लेकिन जो भी हैं, जो हम लोग ढके छुपे शाकाहारी हैं उतने ही सही। जो मीट खाते हैं वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं, जब मीट को चबाया जाता है जो परफेक्टली पका हुआ है तो उसमें से थोड़ा चिंगम जैसा एहसास आता है, च्यूनेस होती है। ऐसा होता है, हम तो नहीं खाते, हमें तो बस ये पता है कि होता है। तो वह क्या, जिस भी जंतु का एनिमल वो है मांस, तो मांस में कोलेजन तंतु होगा। जब उबाला गया, कुक किया गया, तो वो कन्वर्ट किस में हो गया? जिलेटिन में। और जिलेटिन की वजह से उसमें से थोड़ी सी स्पॉन्जीनेस आ गई, जो चबाने का एहसास होता है। तो ये समझ में आ गया, उबालने पे किस में कन्वर्ट होते हैं? जिलेटिन में। जो बाजार में जिलेटिन मिलता है जिससे जेली बनती है, आप लोग नहीं बचपन में टॉफी खाते थे जेली वाली, तो उसमें भी जिलेटिन यूज होता है। वो डरना मत, उस मांस का नहीं है। प्लांट जिलेटिन भी होता है, प्लांट से भी जिलेटिन बनता है, और एनिमल जिलेटिन भी होता है। तो विदेशों में एनिमल जिलेटिन यूज होता है क्योंकि वो मांसाहारी हैं। हम लोग के यहाँ नॉर्मली वेज वाला जिलेटिन यूज किया जाता है, जेली बनाने में, जैम बनाने में, उसमें पड़ता है। तो कोलेजन तंतु क्लियर करता क्या है? यह है स्ट्रेंथ मजबूती है, मजबूती प्रदान करता है। आपके दांत आपके जबड़े में लगे हुए हैं, उसमें भी ये कोलेजन तंतु ने ही उसको होल्ड कर रखा है। अगर ये हट गया तो आपके दांत हट जाएंगे, जौ से निकल जाएंगे, कोलेजन तंतु अगर बनना बंद हो गया। तो ये हो गया हम लोग का कोलेजन तंतु। सेकेंड, ये है तंतु। कैसा दिख रहा है? बंडल में नहीं है, एकाकी है, अलग है, आइसोलेटेड है। शाखाएं दिख रही हैं, तो उस वाले से अंतर क्या आ रहा है? शाखा युक्त है, एकाकी मिल रहा है, बंडल में नहीं मिल रहा है। यह है शाखा युक्त व एकाकी रूप से पाया जाता है। यह है इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। कौन पगला गया? ये तो 15 मिनट है। यह इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं तथा पीले रंग के होते हैं। पीले रंग के होने की वजह से क्या बोले गए? ये पीत तंतु या इलास्टिन तंतु। इलास्टिन नाम से ही पता लग रहा है इलास्टिसिटी है, तो ये कैसे होंगे? यह प्रत्यास्थ होते हैं, अतः यह फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक व इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी देते हैं। व इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। ये तो इनका फंक्शन हो गया। एक क्वेश्चन आता है, इन पर उबालने का या रसायनों का कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता है। ना तो उबालने का प्रभाव है, ना रसायनों का प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा कि 100 साल पुरानी मम्मी मिस्र में संरक्षित रखी हुई है। आखिर वो संरक्षित किस वजह से हैं? क्योंकि इलास्टिन तंतु खराब नहीं होते हैं, तो रसायनों के माध्यम से बाकी चीज़ों को संरक्षित किया गया और इलास्टिन तंतु खुद ब खुद संरक्षित हो जाते हैं, जिसके कारण मम्मी आपको मम्मी के फॉर्म में मिलेगी। तो मम्मी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऊतक में दिखे तो मान लेना कि वो केवल और केवल क्या पूछना चाह रहा है? पीत तंतु पूछना चाह रहा है। इनकी ये जो रसायन के प्रति प्रतिरोधकता है वो उसको पूछना चाह रहा है। दोनों तंतु के लिए ये थर्ड तंतु अभी आपको हमने बताई नहीं थे, तो थर्ड तंतु है कौन? बहुत ज्यादा शाखित, अत्यधिक शाखित है ये। अत्यधिक शाखित व अत्यंत नाजुक। मोड़ते ही टूट जाएगा, कोई भी चीज को विथस्टैंड नहीं कर सकता, मोड़ते ही इसका टूटना होगा। यह है रेटिकुलिन, प्रोटीन के बने होते हैं। अतः यह रेटिकुलर तंतु कहलाते हैं। क्या बोले जाएंगे? रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर तंतु। कहाँ पाए जाएंगे? यह लसिकांगों में पाए जाते हैं। वह आधार कला में उपस्थित होते हैं। आधार कला आपने अगर पहले और सेकंड लेक्चर में आधार कला मैंने पढ़ाई थी, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको याद होगा। जो नीचे की लेयर थी उसको रेटिकुलर लेमिना बोला गया था, और रेटिकुलर बोलने का कारण क्या था? उसके अंदर रेटिकुलर तंतु उपस्थित थे। तो 3 प्रकार के तंतु संयोजी ऊतक में मिल सकते हैं, तीनों आपके सामने बने दिख रहे हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा अभी तक, ये संयोजी ऊतक का बेसिक डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं संयोजी ऊतक का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? संयोजी ऊतक का वर्गीकरण। वर्गीकरण का सदैव कोई ना कोई आधार होता है। यहाँ पे आधार है कि मैट्रिक्स कितना, मैट्रिक्स के अंदर कोशिकाएं और तंतु की क्या स्थिति है। तो इसके आधार पे 3 प्रकार का हम लोग का संयोजी ऊतक माना जाता है। एक है ढीला या शिथिल संयोजी ऊतक, अंग्रेजी में है लूज कनेक्टेड टिश्यू। लूज क्यों है? क्योंकि मैट्रिक्स ज्यादा, सेल्स में फाइबर्स कम। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। ये इसका मतलब क्या होता है, कंगाली में आटा गीला? हिंदी में नहीं पढ़ी? हाँ, ढीला कर लो। तुमने तो हिंदी की भी अर्थ ही निकाल दी है। कहावत जो है वो बोल रहे हैं वही होती है, कंगाली में आटा गीला। गरीबी में और गरीबी, इसका तुमने दूसरा तात्पर्य बता दिया। इसको बोला क्यों गया ऐसा? ऐसा क्यों बोला गया?
एक और उन्होंने अलग अर्थ बता दिया। अब सपोज करो रात के 8-10 बजे हैं और घर में 2 कटोरी आटा है और 2 कटोरी आटे से 8-10 रोटी बन जाती हैं, घर वाले खा लेते हैं। अब जो आटा मार रहा था उसने पानी ज़्यादा डाल दिया और फैल गया पूरा आटा। अब आटा बचे ही नहीं, दुकानें बंद हो चुकी। अब ना तो परथन लग सकता, ना उसकी रोटी बन सकती। तो इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। जो थोड़ा बहुत आटा था वो ऐसा हो गया, ना तो रोटी बनेगी ना किसी काम का रहा। अब जैसे वो आटा फैलने लगा वैसे ही ये है, खूब सारा मैट्रिक्स, कोशिकाएं और तंतु कम, तो ये कैसा होगा, ढीला ढीला होगा कि नहीं। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, ढीला संयोजी ऊतक। अब ये कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं वायवीय संयोजी ऊतक, इसका अंग्रेजी मायने है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा है बच्चों इसका, अरे चुप करो, प्लांट थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, वायवीय शोषण चल रहे हैं। वसा संयोजी ऊतक जो मेरे अंदर प्रचुरता से है, तो ये है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये वसा का संग्रहण करेगा। दूसरा टाइप, दूसरा है सघन संयोजी ऊतक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता लग रहा है डेंस है, तो मैट्रिक्स कम, सेल्स व फाइबर्स ज़्यादा। अब इसमें 2 प्रकार होते हैं। नियमित विन्यास तो डेंस, रेगुलर। एक इसमें पैटर्न होगा, पैटर्न मैं अगली क्लास में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वर्गीकरण लेके चल रहा हूँ। तो पैटर्न होंगे तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। 2 चीज़ों में क्या क्या मिलेंगे पैटर्न में, कंडरा, कंडरा बोले तो टेंडन, एवं स्नायु मतलब लिगामेंट्स। वहीं दूसरा अनियमित विन्यास, डेंस, इरेगुलर, ये त्वचा में पाया जाता है। इसका कैरेक्टर कल ही सामने आएगा। अब एक तो हो गया ढीला, एक हो गया सघन। अब तीसरा टाइप हम पहले देखे, क्या बचा है, विशिष्ट संयोजी ऊतक। अब इसमें मैट्रिक्स में कोई ना कोई विशिष्टता होगी। जैसे मैट्रिक्स अगर तरल है, मैट्रिक्स में फाइबर नहीं है, तो रक्त या लसिका होगा, तो उसको बोलेंगे वेस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, द्रवित संयोजी ऊतक। या मैट्रिक्स सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया तो कंकालीय बन गया। तो इसकी 2 कैटेगरी जाएंगी, कौन कौन सी कैटेगरी, वेस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। हिंदी में क्या हो गया बच्चों, ये द्रव संयोजी ऊतक। ये 2 प्रकार का, रक्त व लसिका। रक्त बोले तो ब्लड, लसिका लिम्फ। अब दूसरा बचा स्केलेटल
कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मतलब कंकाल, कंकालीय संयोजी ऊतक, इनमें मैट्रिक्स होता है ठोस। तो इसमें दो चीजें हैं, उपास्थि मतलब कार्टिलेज और बोन्स अस्थियां। तो अब ये के करके इन सभी को हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल से क्या, मुझे उम्मीद है कि मंडे को मैं तुम्हें ऊपर वाले बैच के बराबर ले आऊँगा, क्योंकि अभी मैं लिखने का तो समय दे नहीं रहा हूँ। तो कल उपास्थि तक तो आराम से हो जाएगा। आज ऊपर अस्थि पढ़ा के आया हूँ मैं, आज पूरे समय में केवल अस्थि पढ़ाई गई है। तो मंडे बैच बराबर, उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो इधर बैठो, तुम्हारी इच्छा हो उधर बैठो, किधर बैठो मेरी क्लास में, ठीक है। तो उतना फ्रीडम मिल जाएगी। ये सब चीज़ें क्लियर। तो इसको मैं अभी भेज दूंगा, इसको घर जाके आपको लिखना है। कोशिश करना फेयर कॉपी बनाओ, सफ़ेद पन्ने की बनाना, और पीले पन्ने वाली से नफरत है मुझे, और वो सड़ जाती है, बरसात तक वो चलेगी नहीं। और मेरे नोट्स जो होते हैं वो मेडिकल कॉलेज तक लेके जाओगे, ये बाद में पता लग जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जो पहला ईयर है वो मेरे नोट से पास हो जाएगा, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं होगी। तो उतना अच्छे नोट्स बनाना आप, ठीक है। चलो यहाँ तक सब क्लियर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ जाके फंस जाओगे, अंग्रेजी में चीज़ें चलेंगी तो हिंदी मेरी ही आपको सुकून देगी, ठीक है ना। यही आपके लिए वो रह जाएगा। नोट्स तो मेरे पे पिछले साल तक के, तो वही मेरे पे हर साल, जब से ऑनलाइन चल रही है ना तब से नोट्स हैं इस लैपटॉप के अंदर। आपको क्या चाहिए, आपको शुरू से नोट्स चाहिए, बस इच्छा जाहिर करो। कल मुझे याद दिलाना, कल जब मैं क्लास में आऊँगा मैं तब धड़ाधड़ सारे नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि अभी मुझे भूख लग रही है, मैं भाग जाऊँगा जल्दी, ठीक। अभी जाना नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है ना? वैसे तो समय हो गया, घंटी किसी भी समय बजने वाली है। नोट्स में कोडिंग रहती है, अगर आपने ध्यान दिया हो। 80 मतलब एनिमल टिश्यू, फिर तारीख होती है, तारीख के